नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं आधुनिक काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पांडे बंधुओं की पुस्तक को हमने इन प्रश्नों के लिए आधार बनाया है। हम द्विवेदी युग के प्रश्न कर रहे थे, तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। द्विवेदी युग में हरिओद का विशेष स्थान है। इनकी जो रचनाएं हैं, चुभते चोपदे, चोखे चोपदे और बोलचाल, ये मुहावरेदार भाषा में इनको लिखा गया है। हरिओद को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। यानी इनको जो विशेष उपाधि मिली है वो क्या मिली है? कवि सम्राट की। इसके साथ साथ जो हरिओद की रचना है प्रिय प्रवास, इस पर इनको पुरस्कृत किया गया है। मंगला प्रसाद जो पारितोषिक दिया जाता है उससे सम्मानित इनको किया गया है। उसके बाद अगर देखिए आपने हम जो प्रिय प्रवास है ये बीए के सिलेबस में भी लगी हुई है। उसके बाद देखिए तो रामचरित उपाध्याय, जिनका समयकाल 1872 से लेकर 1938 ईस्वी है, ये भी द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। यानी सूक्तियों की रचना में इन्होंने विशेष योगदान दिया है द्विवेदी युग में। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्यों की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? रामचरित चिंतामणि, जो कि 1920 में इन्होंने लिखा, और ये क्या है? प्रबंध काव्य है, ध्यान में रखें आप। इसके बाद इनकी महत्वपूर्ण रचना है राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी और सूक्ति मुक्तावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और कौन सी रचनाएं हैं? काव्य रचनाएं हैं। ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखें। हरिओद के बाद मैथिलीशरण गुप्त की अगर बात करें तो इनका समयकाल 1886 से 1964 ईस्वी तक का माना गया है, और इन्हें आधुनिक युग के तुलसी की उपाधि दी गई है, या इन्हें आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है। मैथिलीशरण गुप्त के जीवन के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म स्थान है चिरगांव, जो कि झांसी में स्थित है। इनके पिता का नाम था राम शरण दास। इनके गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रथम कविता की अगर बात करें तो हेमंत है, जो कि 1905 में इन्होंने लिखी। और प्रथम काव्य संग्रह क्या है? रंग में भंग, जो कि 1909 में लिखा गया या 1909 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद मैथिलीशरण गुप्त के बारे में कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रबंध काव्यों की रचना की वो किसने की? मैथिलीशरण गुप्त ने की। यानी सबसे ज़्यादा प्रबंध काव्यों के लेखक के रूप में भी इन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई है। मैथिलीशरण गुप्त के प्रमुख काव्य रचनाओं की अगर बात करें तो रंग में भंग, जैसा कि हमने यहाँ पर दिया, रंग में भंग 1909 ईस्वी में इनका प्रकाशित हुआ था। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, किसान 1917, विकट भट्ट, ये भी एक राजस्थानी पृष्ठभूमि पर लिखी गई रचना है, 1929 ईस्वी में इसका रचना काल है। गुरुकुल 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है साकेत। इसमें उर्मिला को केंद्र में रखकर इसकी रचना की गई है, इस प्रबंध काव्य की। उसके बाद है भारत भारती, इसका समयकाल 1912 ईस्वी है। झंकार, ये एक रहस्यवादी रचना है, इसका समयकाल 1929 ईस्वी है। यशोधरा इनकी प्रमुख रचना है, भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर आधारित है ये रचना। उसके बाद द्वापर 1936 ईस्वी। जय भारत, इसमें भी अगर देखें तो जय भारत, जिसका समयकाल 1952 ईस्वी है, और इसमें प्राचीन हिंदू संस्कृति को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। विष्णु प्रिया इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सिद्धराज इनकी महत्वपूर्ण रचना है। हिंदू 1927 ईस्वी, वैतालिक, और उसके बाद पंचवटी 1925 ईस्वी। इन्होंने विशेष रूप से जो इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हुई है वो नारी केंद्रित रचनाएं हैं, जैसे साकेत है, यशोधरा है, विष्णु प्रिया है। ये वो रचनाएं हैं जिसमें नारी को केंद्र में रखा गया है। और ये नारी कौन सी है? ये वो नारी है जिसको समाज में उपेक्षित किया गया। अब राम को वनवास मिला, सीता उनके साथ चली गई, उनकी पत्नी थी, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, लेकिन लक्ष्मण भी तो राम के साथ गए। और लक्ष्मण की चर्चा तो हम जगह जगह रामायण में या अन्य कई ग्रंथ काव्यों में सुनते हैं, लेकिन उर्मिला के जीवन में क्या व्यतीत हुआ? क्या किसी ने ध्यान दिया? भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई? विष्णु प्रिया का जीवन कैसा रहा? तो ये वो नारी पात्र हैं जिनको समाज के द्वारा उपेक्षित किया गया, या समाज ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इन पात्रों को आधार बनाकर इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई हैं।
हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ अगर देखें तो वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत है। साकेत, जिसमें कि उर्मिला को आधार बनाया है, ये एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके बारे में हम विस्तार से भी करेंगे। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में मिली। किससे मिली? एक तो सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख था, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसको पढ़कर वो प्रेरित हुए। और दूसरा अगर हम देखें तो यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित किया था। दूसरी जो इनकी रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना थी, जिससे ये प्रभावित हुए थे साकेत की रचना करने के लिए। साकेत मूलतः किस भाषा का शब्द है? ये पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या। और ये ध्यान रखें कि इसमें कुल 12 सर्ग है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा है। ये परिभाषा महत्वपूर्ण है डॉक्टर नगेंद्र की। साकेत को जनवादी काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, यानी तालमेल बिठाने वाले, सामंजस्य स्थापित करने वाले। और ऐसा किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उसके बाद देखें, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? किसके लिए? भारत भारती के लिए। मुसद्दस्से हाली से इनको प्रेरणा मिली। तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी की जो रचना है भारत दर्पण पुस्तक से इनको, जो मुसद्दस्से हाली रचना है वो किसकी है? ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी की। और भारत दर्पण पुस्तक से इनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई किसकी रचना करने के लिए? भारत भारती की रचना करने के लिए। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, यानी एक विश्व का को कुटुंब मानते हैं और कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्रदान की थी। और 1912 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन इस रचना का प्रकाशन इन्होंने किया था। तो ये किसकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें से अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। इसके बाद इनकी रचनाओं की अगर बात करें, मैथिली शरण गुप्त का जो अनुदित काव्य है, यानी जिनका अनुवाद किया है, एक है प्लासी का युद्ध, दूसरा है मेघनाथ वध और तीसरा है वृत्त संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से भी अनुवाद किया है। ये बात भी आप ध्यान में रखें। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य की रचना की है। ये किसकी पुत्री है? मार्क्स की पुत्री हैं, जिसका नाम क्या था? जैनी था। उसी पर रचना की है जैनी नाम से। गुप्त जी ने द्विवेदी काल में हरिगीति का छंद का बादशाह इनको माना गया है। मैथिली शरण गुप्त को कौन से छंद का बादशाह माना गया है? हरिगीति का छंद का बादशाह माना गया है। और किस काल में? द्विवेदी काल में। द्विवेदी मंडल के अन्य कवियों की अगर बात करें तो उसमें गिरिधर शर्मा नवरत्न, जिनका समय काल 1881 से 1961 ईस्वी है। जन्म स्थान इसका झालरा पाटन है। इनकी रचनाएं मातृवंदना, जो कि मौलिक कृति है। लोचन प्रसाद पांडे की अगर बात करें, समय काल 1886 से 1959 ईस्वी है। जन्म स्थान इसका बालापुर, जो मध्य प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो वो है प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी, दुखमोचन। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं लोचन प्रसाद पांडे की। गिरिधर शर्मा ने गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। हर्मिट का अनुवाद किसने किया है? गिरिधर शर्मा ने। और किस भाषा में? संस्कृत के श्लोकों में अनुवाद किया है। सन 1928 ईस्वी में गिरिधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया है। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। यानी नंददास की रचना क्या है? रास पंचाध्यायी। इसी को आधार बनाकर या इसी का तरीका अपनाकर लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन से जुड़ी हुई रचना अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा को लिखा है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुखमोचन, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है।
इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता हमें इस रचना से चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई थी। 2 उपाधियां इनको मिली थी। पहली उपाधि है काव्य विनोद और दूसरी है साहित्य वाचस्पति। द्विवेदी मंडल के अन्य कवियों की अगर बात करें तो नाथुराम शर्मा शंकर है, 1859 से 1932 ईस्वी समय काल है, जन्म स्थान इनका अलीगढ़ है। इनकी रचनाओं की अगर बात करें, अनुराग रतन रचना है, शंकर सरोज, शंकर सरवसव और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है गर्भरंडा रहस्य। ये बाल विधवाओं की त्रासदी पर आधारित रचना है। उसके बाद है बाल मुकुंद गुप्त, 1865 से 1907 ईस्वी तक इनका समय काल रहा, रोहतक हरियाणा में इनका जन्म हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो स्फुट कविता है, 1905 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। लाला भगवान दीन, इनका जो जन्म है 1866 से 1930 ईस्वी। कहाँ पर? फतेहपुर में। वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरतन, नवीन बीन, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। राय देवी प्रसाद पूरन की अगर बात करें तो 1868 से लेकर 1915 इनका समय काल है, जबलपुर में इनका जन्म हुआ। धाराधर धावन और स्वदेशी कुंडल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रचनाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।